हेलो स्टूडेंट्स, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल हम कर रहे हैं चैप्टर, और इससे रिलेटेड कई वीडियोस हम पहले भी भेज चुके हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है। जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं, जैसे सपोज़ हमारी प्लाईबोर्ड फैक्ट्री है और हमने एक प्रेस लुधियाना से परचेज़ की। सपोज़ प्रेस की जो कॉस्ट है वो 50 लाख है। अब उस प्रेस को फैक्ट्री तक लाने में, यमुनानगर लाने में, सपोज़ हमने ट्रांसपोर्टेशन के, कैरेज के सपोज़ 50,000 हमने पे किए, खर्च किए उस पर। फिर उस मशीन को अनलोड करवाया, वेजेस पे की हमने। फिर उस मशीन को हमने इंस्टॉल करवाया, उसका प्लेटफॉर्म बनवाया, वेजेस पे की हमने वर्कर्स को, और फिर उस मशीन को हमने इंस्टॉल किया, फिट किया। तो अब कोई मान लिया वो 50,000 हमारे कैरेज पे खर्च हो गए और सपोज़ हमारे 10,000 वेजेस पे हमारे स्पेंड हो गए मशीनरी को इंस्टॉल करने में। तो कोई हमसे पूछने लगा, ये जो मशीन आपने, ये जो प्रेस ली है, आपको कितने की पड़ी? तो हम उसको 50 लाख की नहीं कहेंगे। उस मशीन को लाने में और लगाने में जो भी खर्च हुआ वो सब हम मशीनरी की कॉस्ट में जोड़ेंगे। हम कहेंगे ये मशीन हमारी 50,60,000 की है। यानी जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं और उस एसेट पे अगर हमारा कुछ खर्च होता है तो वो एक्सपेंस हमारा कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता। उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में उस खर्चे को कंसीडर नहीं करते, बल्कि वो खर्चा हमारा उस एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। तो वो मशीनरी अकाउंट में चला जाएगा, वो सब खर्चा जो भी मशीनरी को लाने में और लगाने में हमने खर्च किया है। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। लेकिन अगर हम गुड्स परचेज़ कर रहे हैं तो गुड्स परचेज़ करना, परचेजेस हमारा नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, वो एक अलग एक्सपेंस है। फिर उस गुड्स को जो हमने परचेज़ किए हैं, जिसको हमें सेल करना है, उसको लाने में हमने कोई कैरेज वगैरह दी है, तो वो कैरेज का हमारा एक अलग एक्सपेंडिचर है। परचेजेस हमारा अलग एक्सपेंडिचर, कैरेज हमारा अलग एक्सपेंडिचर। तो वहाँ उसको परचेज़ में नहीं जोड़ देना कैरेज को। लेकिन जब कोई एसेट अगर हम खरीद रहे हैं तो एसेट पे जो भी कुछ खर्च कर रहे हैं तो दैट विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट, और वो उस एसेट के अकाउंट में चला जाएगा। वो एक्सपेंडिचर भी अलग से उस एक्सपेंडिचर की हम एंट्री नहीं बनाएंगे। अब जैसे सपोज़ हम कोई अपने बिजनेस में एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं। अब बिल्डिंग ऐसे तो है नहीं कि बिल्डिंग कहीं से ख़रीद के लाके और हमने वो बिज़नेस में फ़िट कर दी बिल्डिंग। अब बिल्डिंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रिक्स परचेज़ करनी पड़ेंगी, सीमेंट खरीदना पड़ेगा, आयरन खरीदना पड़ेगा। तो वट एवर वी आर परचेजिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो ऑल मटेरियल दैट विल बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग विल बी डेबिटेड इन बिल्डिंग अकाउंट ओनली। वो बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा वो सब। अब ब्रिक्स खरीद रहे हैं तो ब्रिक्स अकाउंट डेबिट नहीं, ब्रिक्स आर कमिंग, नो, बिकॉज ब्रिक्स आर यूजिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो वो ब्रिक्स का खरीदना बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा। सीमेंट खरीदा, आयरन खरीदा, तो वो सब सीमेंट अकाउंट या आयरन अकाउंट में नहीं, वो सब बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट होगा। और बाद में जब हमारी वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाएगी और अगर हमें ये देखना है कि ये बिल्डिंग हमें कितने की पड़ी, तो बिल्डिंग अकाउंट में जो वट एवर वी हैव परचेज्ड फॉर बिल्डिंग, तो वी हैव डेबिटेड इट इन बिल्डिंग अकाउंट। तो वो बिल्डिंग अकाउंट का अगर हम टोटल करें तो वो बिल्डिंग की कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना, जब भी कोई एसेट खरीदें और उस एसेट पे कुछ भी खर्च करें तो वो उस पर्टिकुलर एसेट के अकाउंट में ही चला जाता है। अब मान लिया एक सेकेंड हैंड मशीन हमने ख़रीदी और उस खरीदते ही हमने उसकी ओवरहॉलिंग करवाई, उस मशीन की पूरी रिपेयर करवाई, उसकी एक ह्यूज अमाउंट उस पर खर्च किया। तो वो जो ओवरहॉलिंग पे, उसकी मशीनरी की ओवरहॉलिंग पे जो भी खर्च हुआ है वो सब उस मशीनरी अकाउंट में ही जाएगा, मशीनरी की कॉस्ट में जुड़ेगा। लेकिन एक पुरानी मशीन हमारी बिजनेस में चल रही है और ख़राब हो गई, उसकी रिपेयर कराई, तो वो रिपेयर अकाउंट में जाएगा। लेकिन अभी हम खरीद रहे हैं और अभी उस पर हम खर्च कर रहे हैं तो उस एसेट की कॉस्ट में चला जाता है। तो एक इलस्ट्रेशन 16 हमारी बुक में दी हुई है, इसमें मैं ये ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, इनको मैं पढ़ रहा हूँ। हमने गुड्स परचेज़ किए हैं नीलेश से 50,000 की, और 1000 हमने कैरेज पे भी खर्च किया है। अब देखो, परचेज़ किए हैं और कैरेज, अब परचेज़ और कैरेज दोनों अलग अलग हैं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सेपरेट एंट्री बनेगी। परचेज़ में कैरेज को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि परचेज़ भी हमारा एक्सपेंस है, कैरेज भी एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस को आपस में हम कंबाइंड नहीं करते।
अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सपेंस किसी एसेट पे ना खर्च हो। नेक्स्ट एंट्री इसमें क्या है, फुल पेमेंट टू सीता इन फुल पेमेंट ऑफ हर ड्यूज। चलिए ये नॉर्मल एंट्री है, पहले भी हमने की हुई है। हाँ, ये थर्ड ज़रा ध्यान से देखें, हमने मशीनरी परचेज़ की है 3 लाख की, साथ में 25,000 हमने उस मशीन को लगाने में वेजेस के दिए हैं, तो मशीन हमारी वो 3,25,000 की हमें पड़ गई। तो मशीनरी की पेमेंट हमने वो चेक से की है, बैंक के थ्रू हुई है, लेकिन वेजेस हमने कैश पे की है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो टोटल 3,25,000 से मशीनरी हमारा डेबिट हो जाएगा। टू बैंक जो चेक से पेमेंट की है 3 लाख की, और टू कैश जो 25,000 हमने वेजेस दिए हैं। इसी तरह एक फोर्थ एंट्री भी है, ब्रिक्स हमने 15 लाख की, टिम्बर 10 लाख का परचेज़ किया है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये दोनों बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट होंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पेमेंट हमने बैंक के थ्रू की है, तो 25 लाख से बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसी तरह एक और एंट्री दी हुई है, हमने ओल्ड मशीनरी परचेज़ की है 1 लाख की, 5,000 उसको लाने में खर्च हुए, साथ ही हमने उसकी इमीडिएट उसकी ओवरऑलिंग करवाई, इमीडिएट रिपेयर करवाई, 20,000 उस पर भी खर्च हो गए, तो वो टोटल मशीन हमें 1,25,000 की पड़ गई। तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और पेमेंट देखो इसमें लिखा हुआ है कि पेमेंट चेक के थ्रू हुई है, तो टू कैश की बजाय टू बैंक होगा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,25,000 1,25,000। यानी एक चीज़ हमें क्लियर है कि जब भी हम कोई एसेट खरीदें, मशीनरी खरीदें या बिल्डिंग को बनाने के लिए मटेरियल खरीदें, तो वो सब उस पर्टिकुलर एसेट में डेबिट हो जाता है, उस एक्सपेंस की अलग से एंट्री नहीं होती। लेकिन एक पुरानी मशीन है, चली आ रही है, बिजनेस में चल रही है, वो बीच में अगर वो कभी ख़राब हो जाए, उसकी रिपेयर करवाएं, तो वो रिपेयर अकाउंट में डेबिट होगा, वो हमारा खर्चा है, तब उसको मशीनरी की कॉस्ट में हम नहीं जोड़ेंगे। हाँ, एक अभी मशीन खरीदी है, चाहे वो नई खरीदी है, चाहे वो सेकंड हैंड खरीदी है, और तभी के तभी उस पर जो भी खर्च किया है, तो उस पर्टिकुलर एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। और लास्ट एंट्री देखिए ऐसी ही दी हुई है इस इलस्ट्रेशन में, 25,000 हमने पे किए हैं फॉर रिपेयरिंग ऑफ ऑफिस फर्नीचर की रिपेयर करवाई। अब फर्नीचर पहले से ही बिजनेस में था, उसमें कोई ख़राब हो गया फर्नीचर, तो उसकी हमने रिपेयर करवाई। हमारी जो चेयर्स थी वो मान लिया वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो उनकी हमने वो दोबारा से उसकी रिपेयर करवा के उनको यूजेबल बनाया, तो उसमें हमने 25,100 हमने वो रिपेयर के पे किए हैं। अब इसको फर्नीचर की कॉस्ट में मत जोड़ देना, क्योंकि पुराना फर्नीचर है, पहले से बिजनेस में है, और इन बिटवीन कभी ख़राब हुआ तो हमने उसकी रिपेयर करवा दी, तो दैट विल बी डेबिटेड इन रिपेयर अकाउंट। तो एंट्री होगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस तरह से ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें, जब भी कोई एसेट खरीदें, बिल्डिंग खरीदें, मशीनरी खरीदें, और उसको लाने में मशीनरी को या उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में कोई मटेरियल खरीद रहे हैं, तो वो सब उस पर्टिकुलर एसेट में डेबिट हो जाएगा, अलग से एक्सपेंस की एंट्री आपने नहीं करनी। अगर हम वेजेस पे कर रहे हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो वो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं है, वो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश है। लेकिन वैसे हम नॉर्मल वेजेस दे रहे हैं, फैक्ट्री में हमारे वर्कर काम कर रहे हैं, उनको हम वेजेस पे कर रहे हैं, तब वो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। तो ये चीज़ आपने इस ध्यान रखनी है जनरल एंट्री बनाते हुए। अब इस चैप्टर का एक लास्ट वीडियो मैं और आपको भेजूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि कुछ स्पेशल एंट्रीज होती हैं जो गुड्स से रिलेटेड होती हैं। परचेज अकाउंट इज़ ऑलवेज डेबिटेड, लेकिन देर आर सम सर्कमस्टांसेस इन विच वी मेक क्रेडिट द परचेज अकाउंट। तो वो कब होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में, और वो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। जो भी मैं क्वेश्चन आपको इसमें बता रहा हूँ, या बुक में जो भी क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं इस चैप्टर के, उनको खुद ट्राई करें, क्योंकि जर्नल जो है वो पूरी अकाउंटिंग का बेस है। जिस स्टूडेंट को जर्नल क्लियर है उसको लेजर भी क्लियर हो जाती है, उसको बैलेंसेस भी लेजर के निकालने आ जाते हैं, ट्रायल बैलेंस भी बना लेता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर भी वो ईजिली अंडरस्टैंड कर लेता है। तो इस जर्नल पे थोड़ा अपना स्ट्रेस करें, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच इज़ गिवन इन द बुक ऑफ दिस चैप्टर जर्नल, तो दैट क्वेश्चन मस्ट बी सॉल्व्ड इन योर नोटबुक। और वो कॉन्फिडेंस आ जाता है जर्नल को करके, अकाउंट का जो बेसिक जो कंसेप्ट है, जो डबल एंट्री सिस्टम है अकाउंटिंग का, उसका जो बेसिक जो फंडा है वो हमें क्लियर हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।